स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020 के, जो कि हुआ था 2 जनवरी 2021 को। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि भी जल्दी वीडियो आने वाली है तो वो वीडियोज़ आपको सही समय पर मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस अगर पसंद आए तो, क्योंकि लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्रिप्शन के लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो प्लीज़ उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले जितने भी एस्टेट के पेपर हैं, DSSB मेल फीमेल 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो चैनल पे किए जा चुके हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं, सीरियल वाइज दी गई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई गई हैं और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ भी कराया गया है और हर पेपर एक अलग से वीडियो में भी करवाया गया है। तो आप चैनल पे जाइए, सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए। ये सारी वीडियोस ही ना सिर्फ एस्टेट के लिए बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स KVS के लिए, NVS के लिए या DSSB के एग्ज़ाम के लिए और स्पेशली स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, HSSC की स्क्रीनिंग का जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ही फ़ायदा करेंगी। और नेट के पेपर में भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज़ हेडेड बाय। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका हेड कौन है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नेतृत्व कौन करता है? यहाँ पे अदर ऑप्शंस के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा ऑप्शन ठीक है हम बस उसी को करते हैं। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मैम इन्होंने हेड पूछा है, तो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। क्या केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री जो हैं वो यहाँ पे नेतृत्व करते हैं अपनी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 142 क्वेश्चन, ए प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। एक प्रोमिस है किसके द्वारा? किसी भविष्य की तारीख में स्वीकार करने वाली पार्टी द्वारा भुगतान करने का दावा क्या कहलाता है? देखिए, एक्सेप्टिंग पार्टी को जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया जाता है तो जिसको सेल किया गया है यानी कि जो डेटर है वो एक बिल जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्रोमिस करता है पे करने का एट सम फ्यूचर डेट को। हमने इससे पहले जब अनऑफिशियल आंसर की थी तो वहाँ पे प्रोमिस नोट जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोमिस नोट ही सही जो फिट बैठता है। या टाइम ड्राफ्ट भी सही बैठ रहा है, क्योंकि जो आंसर किया है उसमें टाइम ड्राफ्ट आया है, लेकिन ये और भी अच्छा सा हो जाता अगर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो अगर लिख दी जाती तो। अदरवाइज प्रोमिस नोट भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। देखिए, पढ़ते हैं चारों के बारे में ही क्या होते हैं। टाइम ड्राफ्ट क्या है? टाइम ड्राफ्ट इज ए डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग ए प्रोमिस टू मेक ए पेमेंट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम ड्राफ्ट में। एंड प्रोवाइड्स द बायर ऑफ गुड्स सम टाइम। ठीक है, ये देखिए बायर ऑफ गुड्स को क्या है? प्रोवाइड कर रहा है कुछ समय, टू मेक द पेमेंट आफ्टर मेकिंग द परचेज। परचेज करने के बाद कुछ समय दिया जा रहा है उसे कि आप कुछ समय के बाद इसको पेमेंट कर सकते हो। हैंस इट इज़ ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर द बायर ऑफ गुड्स। ये एक लघु अवधि की, ठीक है, छोटे टाइम की क्रेडिट अरेंजमेंट है बायर ऑफ गुड्स के द्वारा। ए टाइम ड्राफ्ट इज ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसमें बार बार वर्ड आता है विद ए बैंक स्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज। जो हमारी टू पार्टीज़ हैं, एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले, उन दोनों के बीच में क्या स्टैंड कर रहा है? बैंक स्टैंड कर रहा है। तो ये जो है टाइम ड्राफ्ट की, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर प्रोमिस नोट ही होगा। चलिए करते हैं अगला। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। देखिए, टाइम की मैनेजमेंट की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अपने टाइम को बांट दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। इनकी जितने भी विशेष क्रियाएं हैं, जितनी भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें किस में कितना टाइम लगेगा इसको पहले से ही बांट देना। गुड टाइम मैनेजमेंट क्या करती है? एनेबल्स यू, आपको योग्य बनाती है टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर,
सो दैट यू गेट मोर डन इन लेस टाइम। आप कम समय में अच्छा कर पाते हो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की रखी है, तो टाइम टेबल बना रखा है तो। इवन व्हेन टाइम इज़ टाइट एंड प्रेशर्स आर हाई, जब हमारे पास टाइम थोड़ा हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट से ही सारे काम करने चाहिए। ये प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स ए रिटन प्रोमिस by one party to another party to pay another party a definite sum of money either on demand or at a specified future date। तो ये भी क्या हमारे ये एक प्रतिज्ञा पत्र होती है जो माल खरीदने वाला बेचने वाले को प्रोमिस करता है कि वो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित राशि का भुगतान कर देगा। ठीक है, प्रतिज्ञा कर रहा है वो कि या तो डिमांड पे कर देगा या फिर जैसे जो डेट उसमें लिखी गई है उस पर कर देगा। डाटा मैनेजमेंट क्या होती है? कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसको मैनेज करके रखना। डाटा मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, कीपिंग एंड यूजिंग डाटा सिक्योरली, एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, यह कि हमारी डाटा मैनेजमेंट। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ए प्रॉमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन ही नहीं कर रखा था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड है कि नहीं है, तो यहाँ जो आंसर की में आंसर है वो टाइम ड्राफ्ट है, लेकिन देखा जाए तो प्रोमिस नोट भी यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज इज। देखिए, अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधारा जा रहा है कैसे? यूजिंग पास्ट रूटीन, अपनी पिछली दिनचर्या एंड प्रेजेंट पॉलिसीज और वर्तमान नीतियों को ध्यान में रखते हुए। अब ये क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, डबल लूप लर्निंग, सिंगल लूप लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। देखिए, जब आंसर की कराई थी तो वहाँ पे इसका आंसर डबल लूप लर्निंग दिया था, लेकिन जब डीपली इसको स्टडी किया तो इसका आंसर सिंगल लूप लर्निंग ही आ रहा है, जो कि आंसर की में भी था। ये डबल लूप लर्निंग क्या है? डबल लूप लर्निंग में क्या, अगर कुछ गलती हो जाती है ना तो भाई ये गलती क्यों हुई, हमारे असम्पशंस और बिलीव्स में कहाँ गलती रहेगी, उसी बात पे ज़्यादा विचार करने पे जोर दिया जाता है। डबल लूप लर्निंग इज एन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टीचिंग पीपल टू थिंक मोर डीपली अबाउट देयर ओन असम्पशंस एंड बिलीव्स। इट वॉज क्रिएटेड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंगल लूप लर्निंग जो है किसके द्वारा ये वाली कॉन्सेप्ट दी गई है? क्रिस आर्गेसिस के द्वारा ये वाली कॉन्सेप्ट दी गई है। और वो कौन थे? ए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनर थे इन द मिड 1980s। 1980 के दशक के मध्य में इन्होंने ये वाली कॉन्सेप्ट दी एंड डेवलप्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड इनटू एन इफेक्टिव टूल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो अगले दशक यानी कि अगले जो 10 साल का समूह है उसमें क्या है कि इफेक्टिव टूल के रूप में उभर कर ये सामने आई। किसने दी है? क्रिस आर्गेसिस ने। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग में क्या है? इन सिंगल लूप लर्निंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप मॉडिफाई देयर एक्शंस। यहाँ पे देखिए ये वर्ड लिखा गया मॉडिफाई। क्या करें सिंगल लूप लर्निंग में? ये चाहे वो लोग हैं या फिर संगठन है या फिर एक ग्रुप, एक समूह है, वो अपने काम को सुधारता है अकॉर्डिंग टू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था? ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग यानी कि मॉडिफाई करना अपनी गलतियों को यूजिंग द पास्ट रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसी। तो ये क्या है? सिंगल लूप लर्निंग, जहाँ पे सुधारा जाता है अपनी गलतियों को अपनी पिछली दिनचर्या और वर्तमान नीतियों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग में क्या है? पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप मॉडिफाई देयर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रीच्ड आउटकम्स। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था और जो वास्तव में हम पहुंचे, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उन जो कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग और डज नॉट हैपन लाइक वी वुड लाइक, यानी कि कुछ गलत हो रहा है और यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे, तो मोस्ट ऑफ अस हमें से मोस्टली लोग क्या करते हैं? वुड कंसिडर हाउ द सिचुएशन कुड बी फिक्स, कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे गलतियों को सुधारा जाए, यही हम कोशिश करते हैं। तो ये भी सिंगल लूप लर्निंग में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में रह के जो कुछ सीखा जाता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में आ जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग क्या करती है? इट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड द यूज ऑफ दैट नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो और उसका उपयोग भी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए किया जाए, ये ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में आ जाता है। द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थियोरी आर दैट, अब इसका पहलू क्या है कि लर्निंग हैपन्स व्हेन पीपल इंटरेक्ट वाइल फाइंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। कि जो लर्निंग है वो सीख कैसे आती है? कि जब लोग प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और सोल्व आउट करते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में आ जाएगा। डी ऑप्शन है हमारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग। देखिए, ट्रायल एंड एरर लर्निंग पेडागोजी में भी बहुत ने पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक सर ने दिया था ये। फेमस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनका लाइफ टाइम है 1874 से 1949। प्रीपाउंडेड ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है? ट्राई करो,
गलतियाँ हो रही हैं तो अगले ट्राई में उसको गलतियों को सुधारो, यानी कि हर ट्राई पे गलतियाँ जो है वो कम होती चली जाती हैं और उससे फिर हम सीखते चले जाते हैं। लर्निंग बिगिंस व्हेन द ऑर्गेनिज्म फेसेस ए न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, ए प्रॉब्लम, यानी कि जैसे ही कोई बंदा एक नई या एक कठिन सिचुएशन में आता है, एक प्रॉब्लम से फेस करता है, तो मोस्ट लर्निंग ऑर्गेनिज्म काउंटर्स एरर्स, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं एंड विद रिपीटेड ट्रायल्स, बार बार ट्राई करते हैं। बार बार ट्राई करने से क्या होता है, एरर्स रिड्यूस हो जाती हैं। द phenomenon is called trial and error learning in a simple sense. The form of learning falls under SR learning. SR learning means stimulus response learning theory and also known as connectionism. ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग किस उसको और क्या कहा जाता है, कनेक्शनिज्म। ठीक है, इसका एक कनेक्शन होता है ट्राई करने से, एरर होने से और फिर दोबारा ट्राई करने से, यानी कि सीखने से, इसका एक कनेक्शन होता है। क्वेश्चन देखें दोबारा एक बार। ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज इज, ये दोनों ही ऑप्शन जो हमारे बहुत ही नियरेस्ट है, लेकिन आंसर आ जाएगा सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग में क्या होता है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसे करेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। और डबल लूप लर्निंग में ये सोचा जाता है कि गलती हुई है तो क्यों, ये हमारे जो अजम्पशंस है उसमें कहाँ कमी रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी लेट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस की अशुद्धि का कारण बनी है। ठीक है, जो मतलब ट्रायल बैलेंस को मिसमैच कर रही है। फर्स्ट में क्या है, ₹550 द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट्स। देखिए, सेल्स रिटर्न बैलेंस हमारा डेबिट होता है और लिख कहाँ दिया, परचेज रिटर्न में, जो कि क्रेडिट होता है, तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में लिख दिया, ये गलत हो गया। द क्रेडिट साइड टोटल ऑफ संतोष अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹100, संतोष का अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ₹100 से ज़्यादा हो गया। संतोष के साथ जो दूसरा अकाउंट आया था वहाँ ठीक लिख दिया, लेकिन संतोष के अकाउंट में ₹100 से ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। और सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय ₹50, और सेल बुक भी अगर अंडरकास्ट कर दी जाए ₹50 से, सेल्स बुक में क्या लिखते हैं, क्रेडिट की सेल। अब डेटर में अकाउंट में तो ठीक कर दिया, लेकिन सेल बुक में अगर हमने कम लिख दिया ₹50, यहाँ भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई 5 kg ऑफ मटेरियल आर कंज्यूम्ड, यानी कि एक अनुमान लगाया गया कि एक प्रोडक्ट है वाई प्रोडक्ट, उसकी 1 यूनिट को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो 5 किलो सामग्री जो है वो यूज़ की जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मटेरियल का, ₹1.50। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 7000 kgs ऑफ मटेरियल एट ए रेट ऑफ ₹1.60 पर kg वर यूज्ड, कि एक्चुअल क्वांटिटी लगी कितनी है 7000 kg और एक्चुअल में प्राइस कितना 1.60, जो स्टैंडर्ड था वो था 1.50। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट ऑफ वाई की 1500 यूनिट के उत्पादन में हमारा ये खर्चा आया है। तो कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, यानी कि मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूजेस वेरिएंस, जो है तीनों ही वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन जो तो आया है 2017 क्वेश्चन नंबर 114 में, थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है वो अलग है, बाकी यही चीज़ें पूछ रखे थे, इसी तरह से सारा दिया गया था। तो करते हैं इसको एक बार सॉल्व। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। फॉर्मूला क्या होता है, SMC माइनस में AMC, इट मीन्स स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई है, देखिए 1500 यूनिट्स हैं, 5 kg, 1 यूनिट के में 5 kg यूज़ किया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से 1.50, यानी कि ₹1.50, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। और माइनस में एक्चुअल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 7000 kg जो है वो प्रोड्यूस किया है और ₹1.60 के हिसाब से उसकी लागत आई है। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया है 11250, माइनस में 11200 करेंगे तो 50 जो है फेवरेबल आया हमारा। ठीक है, 50 फेवरेबल हमारे सी ऑप्शन में है, ऐसे तो टिक कर देंगे एक निकलते ही, लेकिन बाकी भी निकाल के देखते हैं। प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी आई है 7000 kg की, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹1.50, माइनस में एक्चुअल प्राइस है ₹1.60। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आया है, तो हम ए लिख देंगे यहाँ पे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा ₹1.50 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 7500 कि 1500 यूनिट्स है और 5 kg 1 यूनिट में है, तो 7500 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी है 7000 और इसमें से लेस करके इसको सोल्व करेंगे तो
150 हमारा फेवरेबल आंसर आया, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। देखिए हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल है, हमने ना एस्टेट 2017 का जो पेपर किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 145 में पूरा एक्सप्लेन में कर रखा है। ये अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये नोट्स ले सकते हैं, किताब कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, वहाँ टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप सर्च करिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वो हमने DSSB के जो फीमेल और मेल जो क्वेश्चन पेपर किए थे वहाँ पे भी हमने अच्छे से किया, तो यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पूछ रखा है कि हेनरी फ्यूल सर का जो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क बिल्कुल प्रिंसिपल है, उनका डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल की जगह यूनिटी ऑफ कमांड है, कंट्रोल नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक कर देंगे सॉरी। एक ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आया है अगला जिससे बहुत बार स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्क्रीनिंग में भी पूछने के पूरे चांसेस है। एक कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो अपने अनुयायियों की तत्परता पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी वो? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। 4 हमारे पास ऑप्शन है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी और लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। हम चारों ही करेंगे, किसने प्रोपाउंड करी, कब प्रोपाउंड करी और इसका मीनिंग क्या है, सभी कुछ हम करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से आया है और इससे पहले एस्टेट में क्वेश्चन जिस हिसाब से आया है वो एस्टेट का पेपर एस्टेट 2018 के क्वेश्चन नंबर 124 में अच्छे से कराया है। आप जाके वहाँ एक्सप्लेन में इसको देख सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो नॉलेज थी वो यहाँ पे लिख दी गई है, बाकी वहाँ पे जाके आप इसको ज़रूर देखिए अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होती है? देखिए ये डेवलप की गई 1969 में और किसके द्वारा की गई? पॉल हर्शे एंड केन ब्लैंचार्ड। एक एक लाइन ऐसी है जो पेपर में पूछी जाती है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी कब प्रोपाउंडेड की गई, डेवलप की गई 1969 में, किसके द्वारा की गई? पॉल हर्शे एंड केन ब्लैंचार्ड। नेट में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैच मेकिंग में भी आ जाता है, थ्योरीज के नाम देके कि किसने किसने प्रोपाउंड करी, मैच मेकिंग कीजिए। इंट्रोड्यूस कब जब की गई तो किस तरह से की गई थी? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के हिसाब से इसको प्रिपाउंड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रेफर्स टू दोज लीडर्स हु अडॉप्ट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ देयर टीम मेंबर्स। देखिए सिचुएशनल नाम है क्या? सिचुएशनल, जैसे सिचुएशन है वैसा ही लीडरशिप स्टाइल जो है यूज करेगा लीडर। द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रेफर्स टू दोज लीडर्स हु अडॉप्ट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ देयर टीम मेंबर्स। अब क्वेश्चन क्या था? कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस इज ए, अब वो क्या है? वो एक सिचुएशनल थ्योरी। क्यों? बिकॉज दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इट इज़ द लीडर्स जॉब टू असिस्ट फॉलोअर्स, यानी कि एक लीडर का क्या काम है कि वो अपने फॉलोवर को, अपने अनुयायियों को असिस्ट करे इन अटेनिंग देयर गोल्स, कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उन्हें वो नेसेसरी डायरेक्शन दे एंड टू सपोर्ट टू इंश्योर दैट, और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करे ये निश्चित करने में कि जो उनके गोल है, एक फॉलोवर का जो गोल है वो किसके कंपैटिबल है, किसके अनुकूल है विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और फॉलोवर का जो गोल है वो बिल्कुल एक दूसरे के अनुकूल है। ये लीडर की पूरी तरह से कोशिश रहनी चाहिए। चलिए एक बार देख ही लेते हैं 2018 में कैसा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इस थ्योरी से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक बार फिर से हम नज़र डाल लेते हैं। सिचुएशनल थ्योरी जो है उसमें स्पेशली क्या दिखाया जाता है? पार्टिसिपेटिंग स्टाइल्स दिखाए जाते हैं और बहुत बार पार्टिसिपेटिंग स्टाइल से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया है, और भी एस्टेट में क्वेश्चन आए हैं। अकॉर्डिंग टू हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़, ये कौन सा इसमें? पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। अब ये जो स्टाइल्स वहाँ पे बताए गए हैं 4, वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग स्टाइल उन्होंने पूछा है कि वो कौन सा है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है? वहाँ होता है लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होती है। कैसी होती है? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको 4 स्टाइल कौन से हैं? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड देन डेलीगेटिंग। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, ये है हमारी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है? टास्क बिहेवियर या डायरेक्टिव बिहेवियर इसको लिया गया है, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे लिया गया स्पोर्टिव बिहेवियर या रिलेशनशिप बिहेवियर।
देखिए तो यहाँ पूछा गया पार्टिसिपेटिंग में, यानी कि लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, यानी कि टास्क जो है वो लो है लेकिन रिलेशनशिप हाई है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग। ये ऐसे चलेगा अपना टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। इसको याद रख लीजिए, टास्क बिहेवियर नीचे है, एक्स एक्सिस पे है, और रिलेशनशिप बिहेवियर जो वाई एक्सिस पे है। लो टास्क और हाई रिलेशन हो तो पार्टिसिपेटिंग, लो टास्क और लो रिलेशन हो तो डेलीगेटिंग, लो टास्क ये हाई टास्क और लो रिलेशन हो तो ये हमारा टेलिंग आ जाएगा, और हाई टास्क और हाई रिलेशन हो तो ये हमारा सेलिंग आ जाएगा। ये चारों ही जो है ये कई बार करा लिया है यहाँ चैनल पे ही, तो आई होप आपको याद हो ही गया होगा अभी तक। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। टास्क बिहेवियर नीचे है और रिलेशनशिप बिहेवियर जो है वाई एक्सिस पे है। तो ये सिचुएशनल थ्योरी है, कई बार क्वेश्चन आता है। सेकेंड थ्योरी हमारा बी ऑप्शन में, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, लीडर और मेंबर जो कि वर्टिकली इनका रिलेशनशिप चलता है, ये डेवलप हुई 1975 में, और किसने की, फ्रेड डेंसेरियर, जॉर्ज ग्रेन एंड विलियम हागा ने की थी। देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं LMX, इट मीन्स लीडर मेंबर एक्सचेंज, और दूसरा नाम क्या है, VDL। अब ये भी पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या है, VDL वर्टिकल चलता है ना लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप जो है, वर्टिकल डैड लिंकेज। अब देखिए गोल क्या होता है इस थ्योरी का, द गोल ऑफ LMX थ्योरी इज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन मेंबर्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इनके लीडरशिप का जो प्रभाव है ये उसको एक्सप्लेन करता है कि उसके सदस्यों पे कैसा है, उसके टीम पे कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा है, संगठन पे कैसा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लीडर्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। देखिए लीडर्स क्या करते हैं, अपने कुछ मेंबर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इमोशनली उनके साथ जुड़ जाते हैं। रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है विद सम मेंबर्स ऑफ ए टीम बट नॉट विद अदर्स। सभी के साथ नहीं होता है, कुछ के साथ होता है। LMX थ्योरी क्लेम्स दैट लीडर्स डू नॉट ट्रीट ईच सबऑर्डिनेट द सेम, कि वो अपने हर सहयोगी को, अपने उसके अंदर जितने भी अनुयायी है वो सभी को एक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। सी ऑप्शन है पाथवेल थ्योरी, डेवलप करी थी रॉबर्ट हर्स ने, और वो कौन थे, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट थे। 1971 में उन्होंने ये थ्योरी दी है, और इसको दोबारा से रिवाइज करा है 1996 में। अब इस स्टोरी की दो स्ट्रेंथ कौन सी है, पाथ गोल थ्योरी, यानी कि जो हमारा गोल है उसको अचीव करने पे ध्यान देती है, और दो इसकी स्ट्रेंथ है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, जब चाहे इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर इमरजेंसीज एंड सिचुएशंस वेयर देयर इज़ अ टाइम कॉन्स्टेंट, यानी कि टाइम हमारे पास ना हो और एकदम से इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे इस वाली थ्योरी को अडॉप्ट किया जाता है। लीडर्स इस वाली थ्योरी को जो है वो फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाथगोल थ्योरी लीडर्स बिहेवियर इज कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या था कि जो लीडर का बिहेवियर है ना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अपॉन द सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, नहीं सॉरी रहता है अभी तो। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पाथगोल थ्योरी, देखिए पाथगोल थ्योरी के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये भी पेपर में आ सकता है। लीडर का बिहेवियर, फॉलोवर करैक्टरिस्टिक्स यानी कि जो अनुयायी हैं उनकी विशेषता, एंड टास्क की करैक्टरिस्टिक्स। ये तीन जो है वो तीन मेन कंपोनेंट है पाथगोल थ्योरी के, लीडर का बिहेवियर, फॉलोवर करैक्टरिस्टिक्स एंड टास्क करैक्टरिस्टिक्स। अब किसके ऊपर बेस है ये भी पूछा जा सकता है। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 1964 में जो व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, उसके ऊपर बेस है ये पूरी। द मैनेजर्स और लीडर्स जॉब इज व्यूड एज guiding workers to choose the best path to reach both their goals as well as the cooperation goals, यानी कि सबसे अच्छा रास्ता जो है चुनने की कोशिश की जाती है लीडर के द्वारा, अपने वर्कर्स को गाइड किया जाता है ताकि उनके गोल और कोऑपरेशन यानी कि जिस भी संगठन के गोल हैं वो दोनों मैच हो सके। फोर्थ हमारे पास जो है ऑप्शन वो है लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल क्या है, इसमें जो लीडर है ना वो अपने फॉलोवर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करता है, वो अपने फॉलोवर्स के पार्टिसिपेशन पे बहुत ध्यान देता है। दिस मॉडल प्रपोज ए मेथड फॉर लीडर्स टू इन्वॉल्व ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू मेक डिसीजन, कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो सारे संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सारे मिलकर काम करें। इसको डेवलप किया गया था 1973 में, किसके द्वारा किया गया था, विक्टर व्रूम एंड फिलिप याटन के द्वारा। क्वेश्चन है कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस, ये आ जाएगी हमारी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। 148 क्वेश्चन है, वेज रेट 30 पर आवर दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन 4 आवर्स, और असरटेन करनी है टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न्ड अंडर रोवन प्लान। देखिए ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसको सोल्व करके दिखाया है एचटेट 2017 के क्वेश्चन नंबर 132 है ये, और उस वीडियो में इसको सोल्व करके दिखा रखा है 131 से लेके 135 तक के क्वेश्चन की जो वीडियो है, तो आप वहाँ जाके इसको सोल्व
सोल्व करा हुआ देख सकते हैं, नोट्स में भी देख सकते हैं, नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डाले गए हैं, ठीक है। रोवन प्लान के अंडर जो है यहाँ पे वेज टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस की कैलकुलेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज, देखिए तेजी और मंदी का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई और मंदी जो है, महंगाई के कारण जो मंदी है वो क्या आ जाती है, स्टैगफ्लेशन। बाकी ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन। फर्स्ट क्या है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंसिंग ए साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि इकोनॉमिक का जो आउटपुट है ना वो तो स्थिर है लेकिन महंगाई बढ़ गई है। तो इट वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द 1970। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टैगफ्लेशन है इसको सबसे पहले कब पहचाना गया था, 1970 में पहचाना गया था। इट कैन ऑल्सो बी अल्टरनेटिवली डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एज ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन कंबाइंड, यानी कि जो महंगाई का जो दौर है उसको कंबाइन कर दिया गया किसके साथ, विद ए डेक्लाइन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारा जीडीपी है वो उसमें डेक्लाइन, यानी कि उसका पतन हो रहा है, वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिर भी है या फिर पतन हो रहा है, उसको महंगाई के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या बनता है, वो बनता है स्टैगफ्लेशन। देखिए एग्जांपल है, इफ़ देयर इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लाइक ऑयल, मान लो तेल की कीमतों में एकदम से वृद्धि हो गई है, तो प्राइसेस सर्ज अकॉर्डिंगली वाइल प्रॉफिट ड्रॉप, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट उसका बढ़ जाएगा और उसके कारण उसका प्रॉफिट जो कम हो जाएगा। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंक्रीज प्राइस, कीमतों के बढ़ने और प्रॉफिट के कम होने में जो ये कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उससे क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन जो वो क्रिएट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जैसे बीपी हाई होता है ना, ऐसे ही हाइपर इन्फ्लेशन, एकदम से बढ़ गई महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन इज ए टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, जनरल प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन क्या आ जाएगी, लो इन्फ्लेशन यूजुअली सिग्नल्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लोअर देन इट शुड बी, उनकी डिमांड जो है जितनी होनी चाहिए उससे एकदम से डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से लो इन्फ्लेशन आ जाती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। एंड दिस टेंड्स टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिप्रेस वेजेस। दिस लो डिमांड कैन इवन लीड टू ए रिसेशन विद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आ जाती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। इस लो इन्फ्लेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कस्टमर को होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता, ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन बिजनेस और एनीवेयर एक्सेट्रा। बिजनेस में या कहीं पे भी जब स्थिरता आ जाए तो वो स्टैग्नेशन की सिचुएशन होती है। ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज स्टैगफ्लेशन। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, यानी कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर उसके को वर्कर्स यानी कि जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके साथ काम करने वाले हैं, वो राय दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, परक्यूसिस्ट, पीयर इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस प्रोग्राम। ये क्लियरली साफ दिख रहा है, सिर्फ को वर्कर्स जब परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी राय देना वो पीयर इवैल्यूएशन में आ जाता है। पीयर हमारे सहयोगी, साथ करने वाले, साथ काम करने वाले। और परफॉर्मेंस प्रोग्राम में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जब सब जनों से राय मांगी जाए, यानी कि मैनेजर से या फिर जो उसके क्लाइंट्स हैं वहाँ से, को वर्कर से, हर जगह से 360 डिग्री इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है। फिर ये हो जाएगा परफॉर्मेंस प्रोग्राम। सिर्फ को वर्कर की बात आए तो पीयर इवैल्यूएशन हो जाता है। पढ़ते चारों को एक बार। ये पीयर इवैल्यूएशन के और कितने सारे नाम है, पीयर रिव्यू, पीयर फीडबैक, पीयर इंस्ट्रक्शंस। तो इट इज़ यूजुअली डन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। ये नॉर्मली कहाँ पर होता है, जो सेम टीम के मेंबर्स के बीच में होता है। इट गिव्स फीडबैक ऑन ईच अदर वर्क, एक दूसरे के काम के फीडबैक दिया जाता है। अनदर ग्रुप वर्क, यानी कि दूसरे ग्रुप के काम के लिए भी बोला जा सकता है, यानी कि अगर मान लो एक ही टीम में बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं तो दूसरे के काम के लिए भी यहाँ पे फीडबैक दी जा सकती है। और इफ वर्किंग इन ए ग्रुप, अदर ग्रुप मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू ए प्रोजेक्ट, ये हमारा पीयर इवैल्यूएशन आ जाएगा। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जो बोला गया वो पूरा क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम, और इसका दूसरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। जैसी परफॉर्मेंस है वैसा कंपनसेशन दिया जा रहा है। इज ए सिस्टम फॉर रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियली, यानी कि एम्प्लॉयज़ को
फाइनेंशियली जो है रिवार्ड दिया जा रहा है आउटसाइड ऑफ देयर रेगुलर सर्विस सच एज बोनस एक्सेट्रा। रेगुलर जो सर्विस के लिए जो उसे दिया जा रहा है, सैलरी जो दी जा रही है उसके साथ साथ उसे बोनस भी दिया जा रहा है परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। थर्ड है परक्यूसिस्ट। परक्यूसिस्ट कहते हैं पूर्व शर्त, यानी कि जब भी किसी पोस्ट पे आते हैं ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ परक्यूसिस्ट जो जुड़ी होती है कि अगर आप इस पोस्ट पे काम करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो वो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होते हैं ना वो क्या आते हैं परक्यूसिस्ट। परक्यूसिस्ट में बी डिफाइंड एज एनी बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। सैलरी वेजेस के अलावा उस पोजीशन से जुड़ने पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे परक्यूसिस्ट हो जाते हैं। और फोर्थ हमारा परफॉर्मेंस प्रोग्राम। देखिए इसको भी एस्टेट 2018 के क्वेश्चन नंबर 134 के अदर ऑप्शन में बिल्कुल डिटेल में कर रखा, वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये मोटा मोटा यहाँ पे बता ही दिया 360 डिग्री क्या होता है। इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रेजल्स टू एम्प्लॉयज़ एट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल यानी कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, किस किसके द्वारा। इट इन्वॉल्व्स फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट एसोसिएटेड ग्रुप्स, जो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जुड़े हुए हैं, जैसे मैनेजर है, HR है, कलीग्स हैं, और जो आउटसाइडर क्लाइंट्स हैं, उन सभी से उस बंदे के बारे में जितनी भी राय पूछी जाएगी वो क्या आ जाएगी 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन, ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ये आ जाएगा हमारा पीयर इवैल्यूएशन। तो ये पेपर हुआ ख़त्म। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कुछ नया लेकर, तब तक बाय बाय।